अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट हमने जो भी वीडियोस बनाई थी और जो वीडियोस रिकॉर्ड की थी वो सारी थी प्रेजेंटेशन और डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, कोशिश की कि लोअर जीआईटी में ये सारे चैप्टर्स में जितनी भी डिजीज़ है ना उन सब की प्रेजेंटेशन देख लें और ये देख लें कि हम उनको कैसे डायग्नोस करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन है तो वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी कि इन्वेस्टिगेशन चार ही होती हैं ज़्यादातर, ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन और इमेजिंग टेक्निक्स, एंडोस्कोपी और स्टूल एनालिसिस या स्टूल में कोई पैरासाइट इन्फेक्टिव कॉज ऑफ डायरिया देखने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज थी जिनमें कुछ खास स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जैसे डायवर्टिकुलर डिजीज था। तो जब भी डायवर्टिकुलर डिजीज एक्यूट फॉर्म में आएगा तो आप सिटी स्कैन करवाओगे, सिटी स्कैन विद कंट्रास्ट। ठीक है, उसमें कोलोनोस्कोपी नहीं कराते क्योंकि वो रप्चर कर सकती है, परफोरेट करवा सकते हैं और वर्सन कर सकता है डिजीज को। ये इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अगर कोई फिस्टुला बनता था तो उसके लिए भी सिटी स्कैन इंपॉर्टेंट था, फिस्टुला देखने के लिए। क्रोन डिजीज में यूजली फिस्टुला बन जाता है। फिर एक चीज़ थी कि अगर पेरिनियल डिजीज है तो उसके लिए एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, पेरिनियल एब्सिस है या पेरिनियल फिस्टुला है तो उसके लिए एमआरआई जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन थी। जैसे कुछ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन थी तो इसमें इमेजिंग टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट थी, स्पेशली प्लेन एक्सरे इसमें करवाते हैं सुपाइन पोस्टर में, तो वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, परफोरेशन अगर हो जाए उसके लिए इरेक्ट पोस्टर में एक्सरे करवाते हैं, एयर अंडर डायफ्राम, वो इम्पोर्टेंट था। इस तरह से कुछ डिजीज से जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन थी, बाकियों के लिए जनरल इन्वेस्टिगेशन हम करवा रहे थे जो यूजली करवाई जाती हैं, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी और इमेजिंग करवा लो। ठीक है, बेरियम एनीमा, ये सारा कुछ था। अब हमने जो स्टेप बाय स्टेप चलना है और अब हमने जो चैप्टर्स रीड करने हैं ना उनमें मैनेजमेंट को डिस्कस करना है कि इन्वेस्टिगेट कर लिया। हर डिजीज का हमें पहले से आइडिया होगा क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं क्या डिजीज है, इसके क्या कॉजेज हैं, किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा, हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। अब ये देखने ट्रीट कैसे करेंगे। जैसे अभी लास्ट वीडियो में आप स्मॉल बाउल परफोरेशन को देख चुके हो कि इसके क्या कॉजेज है, ट्रोमा से, इस्कीमिया से या रेडिएशन से या कैंसर से या ईआरसीपी से, किसी भी तरह से परफोरेट कर जाएगी। फीचर भी देख लिए थे कि पेरिटोनाइटिस जैसे फीचर होंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जब पेशेंट आपके पास आएगा ना तो वो इस तरह के टॉक्सिक कंडीशन में होगा, जैसे पेरिटोनाइटिस के फीचर होते हैं कि सडन सवेर उसको पेन, ठीक है, और उसको रिजिडिटी, गार्डिंग, हाइपोटेंशन हो गई होगी इस तरह। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको रिससिटेट करना है, उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, व्हाइट बोर्ड कैनोला पास करना है, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, एनजी एनजी ट्यूब पास करेंगे, एस्पायरेशन के लिए यूरिनरी कैथेटराइजेशन करनी है क्योंकि पेशेंट शॉक में ना चला जाए तो हमने उसकी यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है। ये सब करने के बाद इतना उसको हमने इमरजेंसी में रिससिटेट किया, फ्लूइड्स दिए, यूरिनरी कैथेटर पास की, और ये करने के बाद फिर हमने उसको क्या करना है, लेप्रोटमी। फिर लेप्रोटमी करेंगे। लेप्रोटमी क्यों कर रहे हैं, कॉज को देखने के लिए कि क्यों ये जो पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो गया है। जब हम पेरिटोनाइटिस को पढ़ेंगे ना अपर जीआईटी में तो उसमें आप देखेंगे कि पेरिटोनाइटिस की ना टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। कुछ पेरिटोनाइटिस होता है जो कि बोवल की परफोरेशन की वजह से होते हैं कि अपेंडिक्स परफोरेट कर गई या पेप्टिक अल्सर परफोरेट कर गया या स्मॉल बोवल की परफोरेशन होगी, उस वजह से होती है पेरिटोनाइटिस। कुछ पेरिटोनाइटिस की फॉर्म्स हैं जिनमें बोवल इंटैक्ट होती है, ये परफोरेट नहीं करती। ठीक है, जैसे असाइटिस है, उसाइटिस की वजह से स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होगा, यानी कि वो भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो इसीलिए आपको कॉज देखना, लेप्रोटमी के बाद आपको पता चलेगा कि कॉज क्या है और फिर आप उसको ट्रीट कर लोगे। बाउल परफोरेशन होगी तो उसको रिपेयर कर दोगे। ठीक है, प्राइमरी रिपेयर कर दोगे या उसको आपको जो है वो टेम्परेरी मैयर के तौर पर इलियोस्टमी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप सेकंड सर्जरी करके उसको रिपेयर करोगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर आप उसको कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। टाइफाइड परफोरेशन में क्या करना है, टाइफाइड में एक तो टाइफाइड फीवर है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमें देनी पड़ेगी। दूसरा परफोरेशन है तो परफोरेशन को तो सर्जरी से ठीक करना पड़ेगा। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या है कि सबसे पहले इसमें भी रिसिसिटेट करेंगे क्योंकि इसका पेशेंट भी तो पेरिटोनाइटिस के साथ ही आएगा ना कि परफोरेट हुआ है, तो उसको भी एडमिट करेंगे, व्हाइट बोर्ड कैनोला और फ्लूइड्स देंगे, एनजी ट्यूब पास करके एक्सपायर करेंगे, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, कैथेटर पास करेंगे क्योंकि हमने यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है। तो ये चीजें सारी सेम रहेंगी। फिर उसके लेप्रोटमी करेंगे रिससिटेशन के बाद, एब्डोमेन को खोलेंगे मिड लाइन इंसियन से और कैविटी को अच्छे से वॉश करना है 4 to 6 लीटर लाइन यूज करके। ठीक है, कैविटी, अच्छा ये जो लेप्रोटमी की चीज उन्होंने बताई है ना कि उसको वॉश करना है, ये इधर भी अप्लाई होती है। इधर उन्होंने नहीं डिटेल में बताई, इसका ये मतलब नहीं है कि इधर ऐसे नहीं करना, इधर भी लेप्रोटमी के बाद पहले कैविटी को अच्छे से वॉश करना है,
फिर परफोरेशन को देखना है, या तो परफोरेशन को प्राइमरी क्रॉस कर दो, यानी वो जो हम करते थे कि सूचरिंग कर दो, ठीक है, प्राइमरी क्लोजर कर दो, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इलियोस्टमी करनी पड़ेगी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो बहुत जो जहाँ पे परफोरेट हुई है वो जो मार्जिन हैं वो थोड़े एडिमेटिस हैं, और अगर हमने यहाँ पे सूचर्स लगाए तो वो तो लीक कर जाएगा एनास्टोमोसिस, तो फिर हम इलोस्टमी करेंगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद, जब वो जो मार्जिन है परफोरेशन के वो बेहतर हो जाएंगे, ठीक है, और फिर हम जो है ना वो एनास्टोमोसिस करेंगे और सूचर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये लेप्रोटमी में आपने डिसीजन लेना होता है कि आपको इलियोस्टमी करनी है या आपको इसको प्राइमरी रिपेयर करना है, ये डिसीजन आप लेप्रोटमी के बाद ही करते हो ना। फिर थर्ड चीज आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव सिप्रोफ्लॉक्सासिन पेशेंट को दे रहे हैं, ये 2 वीक्स तक वो लेगा ताकि उसका जो टाइफाइड है वो ठीक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर उसने प्राइमरी क्लोरियोलोस्टमी की बात की हुई है, इसमें ना उसने सिर्फ ये बताया कि कुछ जो सर्जन है वो प्रेफर करते हैं कि प्राइमरी क्लोरियर ज़्यादा अच्छा है, कुछ सर्जन इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये लियोस्टमी अच्छा है, उसके बाद प्राइमरी क्लोरियर करना चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अपने हैं, जैसे लियोस्टमी है तो उसमें आपको स्टोमा केयर करनी पड़ती है, उसके बाद सेकंड स्टेज सर्जरी करनी पड़ती है, 2 सर्जरीज पेशेंट को बियर करनी पड़ती है। प्राइमरी क्लोरियर है तो ये अच्छा तो है कि एक ही सर्जरी में आपने कर दिया और पेशेंट को जो है कोई स्टोमा केयर नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसमें एनास्टोमोसिस के लीक होने का जो है ना वो होता है खतरा कि ये लीक कर सकता है और नई परफोरेशन बन सकती है, ठीक है। इस तरह से ये दोनों के अपनी अपनी, कोई इसको सपोर्ट करे कोई इसको, तो इसको आपने एक दफा रीड कर लेना जो इसमें चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट था, अगर टुबरकुलोसिस है, अगर इंटेस्टाइन में टुबरकुलोसिस हो गया, तो अब टुबरकुलोसिस किसी भी बॉडी पार्ट में हो, चाहे वो लंग्स में हो चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, हमें क्या करना होता है, एंटी टुबरकुलोस ट्रीटमेंट ही देना होता है, ठीक है। वो जो आइसोनियाजिड और पैरासिनामाइड हम ड्रग्स पढ़ते हैं उनको 9 से 12 मंथ तक इसका कोर्स करवाना होता है। और अगर परफोरेशन हो गई है, अगर परफोरेट कर गया है, तो उस केस में आपको सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सर्जरी एक और केस में करनी पड़ सकती है अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। आपको याद है जब हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया हो जाता है पाइल पैचेस का, और ये पेशेंट जो है वो सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। इसके मैंने आपको डिफरेंट प्रेजेंटेशन बताई थी, यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। डिफरेंट प्रेजेंटेशन बताई थी कि एब्डोमिनल पेन या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या वो वेट लॉस फीवर की जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, और साथ मैस इन राइट इलियोकोसा। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आया तो आपको फौरन से सर्जरी करनी पड़ सकती है, ठीक है। और अगर परफोरेशन के साथ आया तो फिर भी आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। चलें, ये ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और इंटेस्टाइनल अमीबियासिस, अमीबा है, अब एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, इसको ट्रीट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे,